तो कहने को कूलम्स लॉ है बहुत आसान, पर क्या आपको है इसका पूरा ज्ञान? इस वीडियो में देखते हैं कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस। हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फिर आपने निकाला फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर हमने यूज किया कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम्स एंड मल्टीपल मीडियम्स। तो बच्चों आई गेस आपको पुराने लेक्चर सारे समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से। बात करते हैं इस लेक्चर में कूलम्स लॉ के एक और फॉर्मेट के बारे में, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसे हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है, पहले से बच्चों एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। उस डायग्राम में मैंने दो चार्जेस लिए हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमको दो चार्जेस की जरूरत पड़ती है। तो हमने दो चार्जेस ले रखे हैं Q1 एंड Q2, और Q1 एंड Q2 को हमने इस बार उनकी पोजीशन बताने के लिए एक्सिस बना के रखी हुई है, और पोजीशन बताने के लिए वेक्टर्स यूज किए हैं R1 एंड R2। बच्चों जब भी एक वेक्टर को यूज किया जाता है पोजीशन बताने के लिए, तो वो प्रकार का वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर R1 वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से, और कहां तक जा रहा है? जहां पर Q1 बैठा हुआ है। तो बच्चों ऐसे प्रकार का वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और आपके चार्ज तक जाता है, या जिसकी भी बात करें वहां तक जाता है, उस प्रकार के वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज R1 वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं R1 इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। तो बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से कि व्हाट इज R1 वेक्टर है। ओके बच्चों, सिमिलरली अगर बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट इज R2 वेक्टर, तो फिर से आप बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो Q2 चार्ज का जो वेक्टर है, जो Q2 चार्ज की इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है बच्चों, वो वेक्टर है R2 वेक्टर, और जो Q1 चार्ज की इंफॉर्मेशन लेके बैठा है वो बैठा है R1 वेक्टर। क्लियर? यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? ओके, अब आपको जो अपना वेक्टर फॉर्मूला यूज करना है, कूलम्स फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्मेट में दिखाना है, उसको R1 और R2 के टर्म्स में ही दिखाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वी हैव टू शो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। क्लियर? ठीक है, अब हम पहले समझते हैं कि हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़ते थे। तो बच्चों कूलम्स लॉ में आप लोग पढ़ते थे दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2, यह डालता हूं, इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों मेरे हिसाब से इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कूलम्स लॉ का बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है, where K is 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 are the product of the two charges and R is the distance between the two charges। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो R है वो ना R1 है ना R2 है, क्योंकि मैंने क्या बोला? R is the distance between the two charges। तो बच्चों अगर R डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, तो क्या मैं उसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं जो Q1 और Q2 को जोड़ती हुई लाइन होगी? इसका मतलब यही आपका R डिस्टेंस होगा, ना वो R1 है ना वो R2 है। अब एक कंसीडरेशन लेते हैं कि मान लेते हैं Q1 एंड Q2 बोथ है सेम चार्ज, और बोलते बोथ है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको पढ़ा दूंगा, तो जब आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा आप उधर नेगेटिव यूज कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव के लिए डिराइव कर ले, और अपने आप से उसके अंदर जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर ही देगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने Q1 Q2 दोनों को क्या मान लिया है? पॉजिटिव चार्ज मान लिया है। अब जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, आप जानते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, और Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जो ध्यान से देखिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, ना वो R1 वेक्टर है ना वो R2 वेक्टर है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस लाइन के ऊपर है, मतलब इस लाइन के अलोंग है, क्योंकि मैंने बताया था सेंट्रल फोर्सेस होती है। तो सेंट्रल फोर्सेस किस लाइन के अलोंग आती है? जो लाइन उनको आपस में कनेक्ट करती है चार्जेस को, उस लाइन के अलोंग फोर्सेस आती है। करेक्ट? यहां तो बात समझ में आ रही है। ये फोर्स किस पे लग रही है? Q1 पे। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो बच्चों इस फोर्स का नाम रख देते हैं F12। तो अगर मैं पूछूं F12 क्या है, तो आप याद रखिएगा F12 इज नथिंग बट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। करेक्ट? और सिमिलरली बच्चों F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर जब आएगा तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए कि सारी चीजें क्या क्या बता रही है। तो मैंने इस वाली फोर्स को दिखा दिया F12, और इस वाली फोर्स को सिमिलरली लिख दिया F21।
बच्चों 1 2 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड 2 1 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलिए किसी एक की बात करते हैं, मान लेते हैं मैं F12 की बात कर रहा हूं। तो बच्चों अगर मुझे ये फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में दिखाना है तो इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है और इनमें से कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ नहीं दिख रही। तो एक नया वेक्टर बनाते हैं, एक नया वेक्टर बनाते हैं जो वेक्टर की लंबाई जो आपने r डिस्टेंस लिया है चार्जेस के बीच का उसकी लंबाई के बराबर होगी और डायरेक्शन देखिए मैंने किसकी ले ली, जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। तो अब ये बन गया मेरा एक r वेक्टर। बच्चों नया वेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया है अभी भी। इस r वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, r वेक्टर की लंबाई किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड r वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, F12 के अलाउंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा बहुत बेसिक सा मैन्युअली कर रहे हैं कि इस फोर्स को वेक्टर में लिख दीजिए, ये फोर्स को पहले बना लीजिए F12 क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, F12 की। तो अगर F12 को वेक्टर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, F12 इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको। अब बताइए डायरेक्शन, क्योंकि यहां वेक्टर लिखा है आपको उधर डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कौन से वेक्टर की दिखाएंगे, R1 की नहीं, R2 की नहीं, R की हां, बट R की केवल डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड में कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे टर्म्स में, हम ऐसे टर्म्स में यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर R की केवल डायरेक्शन लेना चाहते हैं और मैग्नीट्यूड 1 रखना चाहते हैं, क्योंकि 1 से किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन से उसके मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास 10 चॉकलेट है और आपने 10 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ही रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बच्चों आपको R की डायरेक्शन मिल गई किसमें, F12 में। मतलब ये वेक्टर फॉर्मेट में एकदम करेक्ट रिजल्ट है। बट आपके दिमाग में डाउट आएगा कि जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपसे बोला था कि हमको R1 और R2 के टर्म्स में आंसर्स चाहिए। तो ये तो मैंने नया वेक्टर ले लिया उसके टर्म्स में आंसर दे दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमको तो R1 और R2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो R1 R2 इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों एक सिंपल सा वेक्टर का लॉ लगाते हैं, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपने क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से लॉ समझा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं फिर से बताता हूं एक बार आसान तरीके से, व्हाट इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर तीन वेक्टर्स को मिलकर एक ट्राइंगल बनता है तो जिनका मुंह और जिनके पैर आपस में मैच करते हैं, जिनके हेड पे जिनका टेल है अगर वो मैच करते हैं तो उन दोनों का समेशन तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। अब बच्चों खुद से सोचिए किसके पैर और किसका सर आपस में मैच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो वेक्टर है R2 वेक्टर, इसके सर पे R वेक्टर का पैर है, करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R1 वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर विल गिव यू R1 वेक्टर, वेरी इजी। क्लियर। thus we can write R वेक्टर इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से देखिएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आपको वेक्टर चाहिए या वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपको R कैप चाहिए बच्चों तो आप R वेक्टर को R के मॉडुलस से ही डिवाइड कर दें। जरा करके देखते हैं इधर कितना बनेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब ये सारी बातें उठाकर अपने वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें सारा आंसर R1 और R2 के टर्म्स में मिल जाएगा। बच्चों ध्यान से, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा आंसर बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो फाइनली मैं अपने आंसर में 1 और 2 वेक्टर पुट कर रहा हूं। तो F12 कैन बी रिटन एज, ध्यान से, K Q1 Q2 एकदम सही। R को हटाना है बच्चों। अब R वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मॉडुलस। बच्चों ये मैग्नीट्यूड ही तो है, वेक्टर तो यहां है तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये कितना हो गया, R1 माइनस R2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला R स्क्वायर हटा दिया मैंने, ये वेक्टर नहीं है मॉडुलस है केवल, तो मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया मैंने। देखा R1 और R2 दोनों आ गए। R कैप हटाने का तरीका क्या सिखाया मैंने, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर तो इस तरफ है और वहां बनेगा यूनिट। क्लियर। अब बच्चों बताइए नीचे कितना बन जाएगा, क्यूब। करेक्ट। तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू KQ1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब। तो बच्चों ये रिजल्ट तैयार हो गया आपके पास फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म, जब उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको पता होंगे। क्या मेरी बातें समझ में आई अच्छी तरीके से? इनको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कैन बी रिटर्न एज R12, V1 माइनस V2 V12 लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 F12 लिख सकते हैं। सिमिलरली R1 माइनस R2 को लिख सकते हैं R12। तो बच्चों ये रिजल्ट और अच्छे फॉर्मेट में दिखता है, बच्चों को थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड मिलता है रिजल्ट। देखिएगा क्या, K Q1 Q2 रटने में बड़ा आसान, यहां 12 तो यहां भी 12, F12 में R12। अब बच्चों R12 का मतलब R1 माइनस R2 और नीचे R12 के मॉड का होल क्यूब। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक रिजल्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगेन, बट इन सिंपलर फॉर्म। ये थोड़ा सिंपल है ऐसे ऊपर वाले से कंपेयर करके। अगर F12 नहीं जाके F21 चाहिए हो तो बच्चों क्या करेंगे? तो मैंने बताया था थर्ड लॉ फॉलो होता है, और थर्ड लॉ फॉलो होने का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्ड लॉ का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी। इक्वल एंड ऑपोजिट में मतलब ये बस फोर्स इसका ऑपोजिट है, मतलब इसका नेगेटिव करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R12 बदल जाएगा R2 माइनस R1 में। तो बच्चों अगर मैं सिंपल से पूछूं व्हाट इज F21, खुद से सोचिए व्हाट विल बी F21? F21 विल बी KQ1 Q2 R21, where R21 is R2 minus R1 upon R21 के मॉड का क्यूब। इसमें कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर की कहानी मैंने रिमूव कर दी है। तो बच्चों ये जो दो रिजल्ट्स हैं, ये दो रिजल्ट्स में से कोई भी एक रिजल्ट याद रखें। रटने का तरीका बता दिए, यहां 21 लिखेंगे तो यहां भी 21 आएगा, यहां 12 लिखेंगे तो यहां भी 12 आएगा। और बहुत बच्चे बाद में भूल जाते हैं कि नीचे क्यूब आता है अगर ऊपर पूरा वेक्टर यूज करते हैं। जब आप ऊपर यूनिट वेक्टर यूज करते हैं तो नीचे स्क्वायर आता है, जब आप ऊपर पूरा वेक्टर यूज करते हैं तो नीचे क्यूब आता है। तो ये सारी बातें पेन डाउन कर लीजिए, फटाफट फटाफट अपनी कॉपी में सारी बातें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं इसके थोड़ा सा आगे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है बच्चों? यहां तक समझ में आया अच्छी तरीके से? अब वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है बच्चों। एक तो आसान आसान क्वेश्चंस होंगे, मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो वेक्टर रिजल्ट से समझ में आती है, ध्यान से सुनेगा। एक लॉ है बच्चों जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन लॉ। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि आप एक फोर्स को दूसरी फोर्स के ऊपर सुपर इंपोज कर दें, मतलब जोड़ दें। तो मान लीजिए अभी मैं दो चार्जेस के बारे में कूलम्ब्स लॉ बता रहा हूं। अब अगर तीन चार्जेस आ गए, फॉर एग्जांपल एक चार्ज है Q1 और उसके बगल में दूसरा चार्ज है Q2 और एक और चार्ज है Q3, ठीक है बच्चों? मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1। अब तीन चार्ज है, अब कूलम्ब्स लॉ दो बार लगेगा, देखिएगा कैसे। मैंने बोला व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1, Q1 पे नेट फोर्स कितना आएगा? तो बच्चों आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि सर देखिए Q1 पे दो फोर्स लगेंगे, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो Q1 पे दो रिपल्शन लगेंगे। एक तो Q2 की वजह से रिपल्शन लगेगा इस तरफ। बच्चों उस फोर्स को आप कैसे लिख सकते हैं? दैट फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज और द मीडियम। इसका मतलब इन दोनों के बीच के फोर्स को इससे मतलब नहीं है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या बन गया? F12। करेक्ट। क्यों आया F12? क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ओके, तो ये हो गया F12। बच्चों सिमिलरली सोचिए, ये जो फोर्स लगाएगा ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एक इमेजिनेशन के लिए केवल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? F13। इसका वैल्यू कितना होगा? F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्या ये वेक्टर में भी होगा और क्या ये भी वेक्टर में होगा? बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1, तो बच्चों नेट फोर्स क्या होगा Q1 पे? The net force on Q1 will be the summation of the two forces, but not a simple summation. It will be a vector summation because force is a vector quantity. तो बच्चों यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर आपको किसी एक पे फोर्स निकालना है तो आप इंडिपेंडेंटली दो लोगों के फोर्स अलग अलग निकालें और उनका वेक्टर समेशन कर दें, मतलब F12 प्लस F13। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? दिस इज वेरी बेसिक प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, तो उसमें करना क्या पड़ता है? अगर आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स चाहिए और अगल बगल बहुत सारे चार्जेस हैं,
तो आप एक एक का फोर्स निकाल लें और बाद में वेक्टर एडिशन करें सबका। तो ये आपका कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये तो मैंने अभी 3 में बताया। बच्चों अगर n के लिए बात करें, नोट करिए वाली बात, अगर बहुत सारे चार्जेस हुए, ये नोट करा आपने, ओके, तो मैं एक काम करता हूं, ज्यादा चार्जेस ले लेता हूं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सुपरपोजिशन बस समझ में आना चाहिए आपको बेसिक सा। तो बच्चों और चार्ज ले लेते हैं, अभी तो मैंने 3 लिए थे, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया Q, ठीक है, या Q1, चलो यहां ले लिया Q2, Q3, Q4, ऐसे करते करते n चार्जेस ले लिए। अब बताइए कितनी फोर्स आएंगी। तो एक फोर्स आएगी F12, एक फोर्स आएगी F13, एक फोर्स आएगी F14, वेरी गुड, 15, 16, 17, 1n, करेक्ट। तो बच्चों कितनी प्रकार की फोर्सेस हो गई, बहुत सारी टाइप की फोर्सेस हो गई। अब अगर मैं आपसे नेट फोर्स पूछूं तो आप क्या करेंगे, आप फोर्सेस को सिंपली जोड़ेंगे या वेक्टोरियली जोड़ेंगे? वेक्टोरियली जोड़ेंगे। इसका मतलब द नेट फोर्स विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ F12, F13, F14 and till we get the last particle. This is law of superposition for n particles. n particles अगर हुए, n चार्जेस हुए, तो बच्चों इस लॉ को आप फॉलो करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट और एक बेसिक सा प्रिंसिपल बच्चों जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।